हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है केमिकल काइनेटिक्स। और आज हमारा टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, तो ये यूनिट ऑलमोस्ट अब एंडिंग की तरफ है, बस आपकी कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रह रही है। उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। तो अपना टॉपिक देखते हैं आज का, कॉलिजन थ्योरी। अब ये कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, ठीक है, और ये आई कहाँ से? तो हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने देखा था। तो वहीं से आई है, और हमने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप भी देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताती है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप जो आया था आपका K = A × E⁻⁻⁸ वहीं से हम इसको रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। क्या आया था आपका? आर्हेनियस इक्वेशन आई थी आपकी K = A⁻⁸ एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT, ये होती है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट है वो डबल बढ़ जाता है। वो तो हमने टेम्परेचर कॉफिशिएंट में देखा था कि अगर किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करे तो आपका जो रेट है वो कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेट कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ये बात थी। लेकिन यहाँ पर हम जनरल बात करें कि अगर हम किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करें तो उसका रेट कैसे इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है तो कैसे इंक्रीज़ होता है? तो वो इंक्रीज़ ऐसे होता है कि जैसे आप रेट इंक्रीज़ करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, यानी कि टक्कर करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा उसके लिए सबसे पहले तो यही होगा कि मॉलिक्यूल को कोलाइड करना चाहिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या होना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए आपस में। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी कंडीशन यहाँ से बनती है कॉलिजन थ्योरी के लिए कि मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना हो। मैं लिखा दूंगी आपको सब कुछ, अभी पहले ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या करें, आपस में कोलाइड करें, और वो हेड टू हेड कोलाइड भी हो सकता है, साइड वाइज कोलाइड भी हो सकता है। तो अब बताओ, कॉलिजन जो होगा हमारे पास दो तरह का होगा, एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। जो प्रॉपर कॉलिजन होगा, प्रॉपर कॉलिजन से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि इम्प्रॉपर कॉलिजन से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कॉलिजन्स आपके दो तरह के होंगे। ठीक है, एक होगा आपका प्रॉपर कॉलिजन और एक होगा आपका इम्प्रॉपर कॉलिजन। मैं आपको लिखवा दूंगी सब कुछ, पहले समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, तो प्रॉपर कॉलिजन में क्या होगा, प्रॉपर मतलब सही ढंग से कॉलिजन। अगर मॉलिक्यूल्स आपके ठीक से कोलाइड करेंगे एक दूसरे से तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये आया और आपस में क्या किया इन्होंने, पूरा एक दूसरे से आपस में टकराए। जैसे यहाँ पर देखिए, एक मॉलिक्यूल ए का ये रहा और एक बी का ये रहा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमने मॉलिक्यूल को ऐसे ही क्यों माना, तो हम ये मानते हैं, सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि हमने मॉलिक्यूल्स को क्या माना हुआ है, हार्ड स्फीयर है वो। ठीक है, हार्ड स्फीयर है। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको स्फीयर ही दिखाया है, ये माना गया है। कॉलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि हम मान लेते हैं कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे है, हार्ड स्फीयर है। ठीक है, तो ये हार्ड स्फीयर है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये रहा, तो क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है वो घर में क्यों टिकेगा, क्यों एक जगह पे टिकेगा, वो आपस में क्या करेगा, घूमने लगेगा। काइनेटिक आ गई, उसकी गति की ऊर्जा आ गई है, तो वो गति करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, तो वो एक जगह टिकेगा नहीं। सेम वही केस है मॉलिक्यूल्स के साथ। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वो क्या होंगे, आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब कोलाइड तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से करेंगे, लेकिन क्या सभी मॉलिक्यूल्स कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। ठीक है, इसी के लिए, इसी बेसिस पे हमने कोलिजन को दो तरह में आपके दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में आपके डिवाइड कर दिया, एक प्रॉपर कोलिजन, एक इम्प्रॉपर कोलिजन। क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक प्रॉपर कोलिजन नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे दो मॉलिक्यूल्स लिए आपके ए और बी, इन्होंने क्या किया, इधर से एक दूसरे से टकराए, ये रहा, यहाँ टकराए, तो इनसे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा एंड रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्शन हो रही है। लेकिन इम्प्रॉपर कॉलिजन में क्या होता है आपका, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल ले रहा बी। ठीक है, आपका ये कैसे टकरा रहा है, ये एक यहाँ पर भी कोई मॉलिक्यूल है बी और इधर है मॉलिक्यूल ए। देखो ये वाले टकरा रहे हैं आपस में, ये वाले तो टकरा गए,
तो आपका ये वाला तो बेकार रहे, ये वाले मॉलिक्यूल्स ने तो किसी से कॉलिजन ही नहीं किया, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स तो क्या हो गए, बेकार चले गए, इनकी तो कॉलिजन ही नहीं हो रही है, तो ये प्रोडक्ट की में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, तो इनकी तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो इनका कॉलिजन बेकार चला गया, यानी कि इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर कॉलिजन हुआ ही नहीं। ठीक है, आधा कॉलिजन हुआ, आधा हुआ ही नहीं, तो ये वाला कॉलिजन नहीं है माना जाएगा, यानी कि प्रॉपर कॉलिजन नहीं है, इम्प्रॉपर कॉलिजन है। और जब ये कॉलिजन ही ठीक से नहीं हुआ तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं। क्या आपको क्या रिएक्शन होगी? नहीं। तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, किस में नहीं होगी? इम्प्रॉपर कॉलिजन में कोई रिएक्शन नहीं होगी, और कोई प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात है। अब इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से किसी से टकरा रहे हैं, देखो ये रहा बी यहाँ से, सिर्फ ए से टकरा है, इसका तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉलिजन है वो इम्प्रॉपर कॉलिजन होते हैं, यानी कि हेड टू हेड अगर कोई मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है देन दैट विल बी प्रॉपर कॉलिजन, वो क्या होगा? आपका प्रॉपर कॉलिजन होगा। और अगर आपका कोई मॉलिक्यूल्स हेड टू हेड नहीं कॉलिजन कर रहे हैं तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर कॉलिजन। और हमेशा आपका प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा आपको, या रिएक्शन कहाँ से होगी? प्रॉपर कॉलिजन से। ठीक है, तो ये कॉलिजन थ्योरी है। कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है आपकी कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट होगी तो प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये कहती है कॉलिजन थ्योरी। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं, और उसके बाद इसी में ही एक्टिवेशन एनर्जी भी आएगी, उसका भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले इसको मैं रफ कर देती हूँ, अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, फिर प्रॉपर मैनर में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि कंसीडर मॉलिक्यूल्स एज अ हार्ड स्फीयर। सबसे पहले मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे हार्ड स्फीयर। ठीक है, दैट इज पॉजेसिंग ओनली काइनेटिक एनर्जी, जो क्या कर रहा है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को पॉजेस कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे से कोलाइड करने चाहिए। कॉलिजन, नाम में ही कॉलिजन आ रहा है थ्योरी के, तो थ्योरी के अंदर मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन तो होना चाहिए। तो क्या कहता है पॉइंट सेकंड वाला आपका कि मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? कोलाइड करने चाहिए एक दूसरे से विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए ना, इफेक्टिव, सफिशिएंट बोलो या इफेक्टिव बोल लो, कि जिससे क्या होगा? एक दूसरे से टक्कर खा सकें। ठीक है, इतनी नहीं कि लो एनर्जी, मतलब बस घूम रहे हैं, टक्कर नहीं खा रहे। उस एनर्जी का क्या फ़ायदा जब टक्कर ही नहीं हो रही है, जब कॉलिजन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो करनी चाहिए, वो भी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। और वो भी कैसा होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी कॉलिजन होगा ना। हमने देखा अभी कॉलिजन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इम्प्रॉपर में तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑल द कॉलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट इफेक्टिव। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है ही। अब देखो आपने एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कॉलिजन स्टार्ट हुए, लेकिन क्या सभी मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे? क्या 100% आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, कोलिजन तो होंगे, बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत होंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन्स की बात हो रही है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के लिए हमें इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, हमें नंबर ऑफ कोलिजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स या इफेक्टिव कोलिजन्स, जिससे आप बोलोगे। ठीक है, तो वही बात बोलिए कि जितने भी आपके कोलिजन्स हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में, वो सभी इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, अब कुछ इफेक्टिव होंगे, कुछ नहीं होंगे इफेक्टिव, तो उसी बेसिस पे हमने क्या किया, कोलिजन को दो तरह से डिवाइड कर दिया। एक प्रॉपर कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन जिसे बोलेंगे, एक हो गया इम्प्रॉपर कोलिजन या नॉन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रॉपर कोलिजन? इसमें क्या होगा, आपको अभी बताया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस। और जब प्रॉपर कोलिजन होगा तभी तो आपको फॉर्मेशन होगा किसका? प्रोडक्ट का। लेकिन इम्प्रॉपर होगा तो आपका फॉर्मेशन होगा ही नहीं प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब ये कैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, मान लीजिए आपने कोई ले लिया, एल्किलाइड ले लिया। ठीक है, CH3Br ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे, यानी कि OH- का अटैक करा दीजिए इस पर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव बनाएगा और ये पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव बनाता है, और जो आपके हेलोजन्स हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे।
अब जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही OH आके इधर अटैक करेगा इस पे, तो देखो ऐसे कोलिजन होगा, Br इधर है, Br ये आप मान लो कि यहाँ पे CH है, ये H इधर लग रहे हैं, ये C है, अब Br आया, ये Br है, OH आया, अटैक किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अटैक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी देखो केमिस्ट्री ही इस बात पे डिपेंड करती है, केमिस्ट्री का फर्स्ट लाइन ही ये कहती है कि अपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और क्या होगा? सेम आयन्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव, जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या है, चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपेल करेंगे दोनों एक दूसरे को, यानी कि रिपल्शन टेक प्लेस, रिपल्शन यहाँ पे जगह ले लेगा और यहाँ पे क्या होगा, नो प्रोडक्ट। यहाँ सॉरी ये मैंने इसका दे दिया है आपका एग्जाम्पल, पहले ये देखते हैं, ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका CH3 सेम वही, ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूटा यहाँ पे प्लस आया, ये माइनस आया, जब इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता। ये चाहे सामने से आके अटैक करे, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, यानी कि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज, आप रीजन भी लिख लो साथ में, बिकॉज रिपल्शन टेक्स प्लेस हेयर, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर ये वाला एग्जांपल लें, यहाँ पर देखिए क्या होगा, चलिए अब ये तो इम्प्रॉपर हो गया, रूटिंग क्या हो गया, यहाँ पे इसने कोलिजन तो किया OH ने और Br ने, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है। इसको OH को इस मॉलिक्यूल पे अटैक तो किया इसने OH ने, लेकिन सही जगह से अटैक नहीं किया, यानी कि कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ, प्रोडक्ट ही नहीं हुआ बना, तो फिर कोलिजन इफेक्टिव है ही नहीं। लेकिन अब इसने क्या किया, अब ये सोचेगा कि चलो इस जगह से नहीं आने दिया तो मैं दूसरी जगह से अटैक करूँगा। तो अब ये क्या करेगा, ये इसने क्या किया, आपका जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से H, ये भी H, ये भी H, ठीक है, और यहाँ से आपका Br है। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये पॉजिटिव ही नेगेटिव तो बनेगा ही। अब इस बार OH ने अटैक करने के लिए तो सोची, लेकिन इस बार OH ने कहाँ से अटैक की, इसके बैक साइड से। OH ने कहाँ से अटैक किया, इसके बैक साइड से जाके, क्योंकि बैक साइड से अटैक करेगा तो पॉजिटिव है, और यहाँ पर आगे से करेगा तो ये रिपल्शन हो रहा था, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो इस बार क्या होगा, ये गया पीछे से अटैक किया, पीछे से अटैक करेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारे H कैसे हो जाएंगे, OH क्या हो गए, इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्जन टेक प्लेस, यानी कि सारे H कैसे हो जाएंगे, अम्ब्रेला की शेप ले लेंगे। जैसे बारिश होती है, हम अम्ब्रेला लेके जा रहे होते हैं, बारिश हवा चल रही होती है तो छाता ऊपर को मुड़ जाता है, ठीक है। आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही OH क्या करा, बैक साइड से अटैक किया, इस बार यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और क्या बनेगा आपका CH3OH, और यहाँ से आपका Br माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, Br माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर कोलिजन, ठीक है, प्रॉपर कोलिजन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसमें आगे के पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आपने समझ लिया था। इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात ये आती है कि रेट को डिटरमाइन कौन करता है, क्या इम्प्रॉपर या प्रॉपर। अब आपको आंसर पता होना चाहिए, कौन रेट डिटरमाइनिंग होगा, इफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, ठीक है। अभी आपको बताया कि बहुत सारे कॉलिजन्स होते रहते हैं ऐसे तो, लेकिन सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन्स पे क्या होता है हमारा, हम रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कौन करेंगे, ओनली वो कॉलिजन जो क्या होंगे, इफेक्टिव कॉलिजन होंगे, यानी कि प्रॉपर कॉलिजन होंगे, जिसमें आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कॉलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब कॉलिजन थ्योरी के लिए उसमें ये आ सकता है आपका क्वेश्चन कि कॉलिजन थ्योरी किन रिएक्शंस के लिए सेटिस्फैक्ट्री होती है।
तो आप ही सोचिए क्या कोलिजन थ्योरी एक मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगी आपकी रिएक्शन? नहीं होगी। एक मॉलिक्यूल आपस में कैसे ही टकरा लेगा? नहीं टकराएगा ना। तो रिएक्शन किस में होगी? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में। दो मॉलिक्यूल तो होने ही चाहिए ना टकराने के लिए। तो कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं इसमें कोलिजन थ्योरी में आपके। चलिए अब देखते हैं कोलिजन थ्योरी में आगे। फॉर अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कोई एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन ले लीजिए, A+B क्या मिलकर बना रही है? वो आपका प्रोडक्ट बना रही है। इसमें आपका अगर रेट देखें, यानी कि रेट किस पे डिपेंड करेगा? इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा इसमें, अगर आप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन ले रहे हो तो रेट किस पे डिपेंड करेगा आपका? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? तो लिख लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा आपका ये रेट। ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे लिखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपका? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आता है? बराबर होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि टोटल कॉलिजन्स आपके 50 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से इफेक्टिव कॉलिजन्स कितने हैं आपके? मान लीजिए 22 या 20 मान लीजिए आपके इफेक्टिव कॉलिजन है 20। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 20 अपॉन टोटल कितने हो रहे हैं? 50। कितना हो गया? 2/5। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। उसी पे तो डिपेंड करेगा जितना आपका फ्रैक्शन होगा। वही आपको बताया कि रेट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स पे। ठीक है, तो उसी से यहाँ से हमने निकाला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा। आपको अगर किसी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है तो ठीक है, टोटल जितना होगा उसे नीचे रखते हो और ऊपर क्या रखते हो? जितने आ रहे हैं। आपके मार्क्स ही देखिए, मार्क्स ऊपर कितने आते हैं, जितने में से आपको मिलते हैं वो नीचे आता है और जितने आपके आते हैं वो ऊपर आता है। इस तरह आप उसका फ्रैक्शन निकालते हो। ठीक है, तो आपके जो रेट है, यानी कि आपकी क्लास में पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? आपके परसेंटेज पे, आपकी फ्रैक्शन पे। तो आप फ्रैक्शन ऐसे निकालते हो, तो वही रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। सेम यही बात है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे निकल के आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इस चीज़ को। अब ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की तो कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आई e⁻−EA/RT। ठीक है, e⁻−EA/RT। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी सबकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having equal to or greater having energy equal or greater than the एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ए। ठीक है, ये बात है आपकी। यहाँ पे ये बात कही गई है कि मॉलिक्यूल्स का, अब देखो आप एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है अभी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से अगर आर देखें, यानी कि रेट देखें, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? e⁻−EA/RT पर। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन ये आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब आप आर को हटाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका ZAB इंटू e⁻−EA/RT। ठीक है, अब यहाँ पर Z क्या है और ZAB क्या है? तो Z है आपकी फ्रिक्वेंसी, A और B आपके क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोलिजन हो रहा है AB का। कोलिजन किसका हो रहा है? AB का। तो कहीं एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को यहाँ पर मेंशन करना ये रॉन्ग होगा। अगर मैं यहाँ पे ZA लिख दूँ तो A नहीं सफिशिएंट होगा, और खाली B लिख दूँ तो B भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। तो हम जब फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की फ्रिक्वेंसी लेंगे, यानी कि ZAB। यहाँ पर Z क्या है? वेयर Z इज इक्वल्स टू, चलिए पहले Z लिख लेते हैं। Z क्या है यहाँ पर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आपका हो गया था। R किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा?
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो ये होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लो। फिर ये जो आर है आपका, इसको अब हमने क्या किया, ये तो हमने ऐसे लिखा था कि आर किसके प्रोपोर्शनल है इसके, तो आर को रेट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है आपका e⁻−EA/RT, जहाँ पर आपका आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर किस में लेते हैं, एनर्जी के टर्म में लेते हैं, तो 8.314 लेते हैं। टी टेम्परेचर है, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ई क्या एक्सपोनेंशियल है, आर आपका रेट है। तो यहाँ से जब आप एक ये हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो ये हो जाएगा आपका ZAB, और Z क्या है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पे क्योंकि AB रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, तो हमने AB के बीच कोलिजन हो रहा है, तो ZAB लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा, यहाँ पे आपका लिख दिया है मैंने कि Z बराबर क्या है आपका, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट A और B की क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, तो मैंने नोट करके वो भी लिख दिया है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो इसलिए, ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। आपका कोई रिएक्शन मिक्सचर तो होगा, मिक्सचर तो लोगे ना आप रिएक्टेंट्स का, A और B रिएक्टेंट है, इनका मिक्सचर है किसी कंटेनर में, ठीक है। तो उस कंटेनर में नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके उस रिएक्शन मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड जितने कोलिजन हो रहे होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन्हीं को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब रिएक्टेंट के रिएक्शन मिक्सचर में पर रिएक्टेंट्स के रिएक्शन मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड में जितने आपके कोलिजन्स हो रहे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हमने कोलिजन्स किसके लिए, 2 मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। चलिए, और e⁻−EA/RT क्या है आपका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो भी किन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है या ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। अब ये टर्म बार बार आ रही है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और मैंने जब आरएनएस इक्वेशन पढ़ाई थी तब आपको एक्टिवेशन एनर्जी की बस डेफिनेशन ऐसे ही बता दी थी। अब आपको इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ये वाला कोलिजन थ्योरी आपकी खत्म हो जाएगी, इसके जस्ट बाद में अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। चलिए पहले इसको यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो भी उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होगा जिनकी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको पता ही चल गई। अब क्या करेंगे, ये जो आपका ये आया है रिलेशन, यहाँ पर एक और सिंबल ऐड करना है, यानी कि एक और जो आपकी टर्म है वो ऐड होगी। वो कौन सी टर्म है, वो है प्रोबेबिलिटी की टर्म। अब प्रोबेबिलिटी क्यों आई, तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब वहाँ पे उन्हें इसकी नीड लगी होगी प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी को भी उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। कैसे किया, उन्होंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि P इज इंट्रोड्यूस टू अकाउंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब देखो, इफेक्टिव कोलिजन होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया P से, ठीक है। तो उसी कोलिजन्स के इफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है आपका P जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, P है आपकी कोलिजन्स के इफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी फैक्टर P इज इंट्रोड्यूस टू अकाउंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। वही बात है, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपका होता है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है आपने, अगर आप किसी कॉइन को उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये निकालते हैं ना, तो जैसे आपके टोटल 2 आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 2, एक हेड की एक टेल की। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1/2, ऐसे निकालते हैं ना, वैसे ही है आपका, यानी कि कोलिजन होने की टोटल नंबर ऑफ कोलिजन की जितने होते हैं उसे नीचे लिखते हैं, ऊपर में क्या आएगा, जितने आपके इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर P इज इंट्रोड्यूस टू अकाउंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि P आपका है इफेक्टिव कोलिजन्स होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हो गया आपका जो रिलेशन आया है Z इज इक्वल्स टू P इंटू ZAB इंटू e⁻−EA/RT, ये आपको रिलेशन लर्न करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपको दिए होंगे दूसरी वैल्यूज़, तो आपको एक वैल्यूज़ नहीं गिवन होगी, उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी कोलिजन थ्योरी, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आपकी जो बार बार टर्म यूज़ हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी EA, अब इसको पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बार बार जो टर्म आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्चुअल में होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं EA से, और ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें, द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर
and to change into the product is called activation energy and it is represented by EA। ठीक है, अब नहीं समझ आया होगा इसको देखकर, तो अभी इसको समझ लेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, अब ये क्लियर हो जाएगी आपकी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस के एवरी एनर्जी पॉज्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, कोई भी, उनके पास अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत एनर्जी होती है। जैसे आपकी हमारे पास भी कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी होती है ना, कि हमारे मन में रहता है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, वो बात अलग है कि हम नहीं पढ़ पाते, हम चाहते हैं पढ़ना, हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब हमें कहीं से एनर्जी मिल जाए, अच्छी अच्छी वाइब्स मिल जाए कि हमें पढ़ना है, हमें मोटिवेशनल थॉट्स मिले, हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करें या फिर हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमें एनर्जी मिल जाए कहीं से एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ना तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब हमें पढ़ना है, वो कामयाब हो गया, हमें भी होना है, ठीक है, तो हमें क्या होती है, ऐसे एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास पहले से एनर्जी नहीं होती है, हमारे पास खुद की एनर्जी होती है। सेम वही होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास खुद की एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत ही सही खुद की होती है, लेकिन अब क्या उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खुद की काफ़ी होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, नहीं, वो काफ़ी नहीं होती है, इसलिए हम उसे थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी और देते हैं ताकि वो क्या करे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है और आपको कुछ सामान लेने जाना है, आपको वो सामान आएगा 50 का और आपके पास है सिर्फ 10 रुपीज़। ठीक है, वही बात है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है 10 जूल एनर्जी, अभी उसको एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए 50 जूल, तो उसके पास कितने की कमी हुई, आपके पास 40 रुपीज़ की कमी हुई, तो आप पापा से ले लोगे और अपना सामान ले लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इसको एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, तो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड कराएंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट ये क्या करे, अपना एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाए, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं ग्राफ के थ्रू भी समझा दूंगी आपको। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये तो हमें समझ आ गई कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ अपनी भी एनर्जी होती है, तो आप इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन सा ना लेके आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना भी काम चल जाएगा, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ER से, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, अब अगर इन्हें टर्म सिंबल्स में देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी को EA से, थ्रेशोल्ड को ET से, और जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको ER से। तो आपका जो आपका जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू ET माइनस ER। ठीक है, जहाँ पे EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ET क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ER क्या है, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी आई, हमें एक्टिवेशन एनर्जी तो समझ आ गई, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं आई समझ। तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें चाहिए ही होता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए ही। जैसे एक बाइंडर है आपका, वो 50 रुपीज़ का ही आता है, तो 50 का ही आएगा, और हमें ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें 10 में देकर उससे काम लें, वो 10 में नहीं आ सकता। ठीक है, 10 में देकर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कि हमें बाइंडर खरीदना है, हमें नोटबुक खरीदनी है, वो 50 रुपीज़ की है तो 50 में ही आएगी। वैसे ही क्या होता है, आपका हर रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर होता है कि ये उस एनर्जी बैरियर के बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, वैसे ही होता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज टू बी possessed बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू मेक इफेक्टिव कोलिजन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए ताकि क्या हो, कोलिजन हो सके इफेक्टिव, और क्या हो, प्रोडक्ट हमें मिल सके। अब ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्राफ अपना। इस तरह से एक ग्राफ, अभी इसके 2 ग्राफ होंगे, देख लीजिए पहले। ठीक है, बाद में आप बना लीजिएगा। इधर लेंगे अपना एनर्जी, ठीक है, और इधर लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या रिएक्शन प्रोग्रेस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और रिएक्शन प्रोग्रेस। इसलिए मैंने आपको दोनों टर्म सिखाए हैं। रिएक्शन प्रोग्रेस आप जनरली देखोगे, इसलिए एक नई टर्म रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस एक ही बात होती है। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस एक ही बात होती है। इधर लिया। अब देखो, रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्शन प्रोग्रेस, और रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। मतलब मानो इनिशियली यहाँ पर मानिए आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पर मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से कितना आप आगे चले, यानी कि रिएक्टेंट यहाँ पे इनिशियली आपकी रिएक्शन यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, तो रिएक्शन प्रोग्रेस कितनी हुई है, यानी कि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट की तरफ कितनी आपकी रिएक्शन हो रही है, ये आपका दिखाता है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, अब आपका एक यहाँ पर होती है ये वाली जो है
ये एनर्जी, ये आपका है इतना, मान लीजिए ये आपका है एनर्जी बैरियर, इतना आपका एनर्जी बैरियर है, यानी कि इतनी एनर्जी आपको चाहिए ही, इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से भी होती है ER। ठीक है, तो मान लीजिए आपके जो रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी, एनर्जी इस वाली साइड पे आ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पे। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई रिएक्टेंट है, A ही मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक। ठीक है, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट की एनर्जी, किससे दिखाते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी को? ER से। ठीक है, अब इसको चाहिए इतना क्रॉस करने के लिए एनर्जी बैरियर, तो इसको इतनी, रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी इतनी है। ठीक है, इसको इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, तब ये जाके इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी हमें और देनी है, यानी कि जो एनर्जी है इतनी वाली, ये जो है आपकी एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा आप दोगे इसे ही बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास खुद की एनर्जी इतनी थी। ठीक है, लेकिन आपका जो रिएक्शन एनर्जी बैरियर है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या है ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये होती है आपकी ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको लिखा भी दिया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहे तो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा, एनर्जी इतनी दी EA हमने, यानी कि अब एनर्जी इसकी बढ़ गई है, अब एनर्जी इसकी बढ़ गई है, अब ये प्रोडक्ट में यहाँ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया यहाँ से, यानी कि बन गया P, A से बन गया P। ठीक है, ये थी आपकी इतनी रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी, आपका एनर्जी बैरियर इतना था, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी थी, यानी कि ये मिनिमम अमाउंट तो आपको चाहिए ही चाहिए था ताकि कोलिजन हो। तो आप उसके पास ऑलरेडी इतनी थी, तो आपको और देनी थी ना इतनी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी है वही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और जितनी मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए होती है रिएक्शन के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ से कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट की एनर्जी देखो, यहाँ से आ रही है ना ये, यानी कि ये वाली यहाँ से हुई ना इसकी एनर्जी प्रोडक्ट की, ये किसकी एनर्जी है यहाँ तक, प्रोडक्ट की, यानी कि EP, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, अब देखो, आप ही देखो, क्या रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की? आपको दिख ही रहा है रिएक्टेंट की इतनी है, प्रोडक्ट की इतनी है, तो यहाँ से क्या आता है आपका कंक्लूजन कि जो EP है वो क्या है आपका, ज़्यादा है ER से, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से। और जब भी ये केस होता है ना, आपको ध्यान रखना है, तब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्यों होता है वो भी समझा देती हूँ। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, तभी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब देखो, आपने इसको क्या दी, एनर्जी दी ज़्यादा, मान लीजिए आपके पास 10 थी, आपने 40 और दी, और ये एनर्जी बैरियर था आपका 50 का, 10 उसके पास पहले से थी, 40 और लेके वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये मान लीजिए आपकी कितनी आ गई है, 40 हो गई है। ठीक है, ये कितनी हो गई है आपकी, यहाँ पे EP ER से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ER से ज़्यादा EP क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी हमने जितनी दी थी उसको एक्स्ट्रा, यानी कि EA, उतनी आपको मिली नहीं। ठीक है, वापस से मिली नहीं, यानी कि उसने कुछ ना कुछ एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की है रिएक्शन में। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की जब भी एनर्जी, आपको बस इतना से याद रखना है, प्रोडक्ट की एनर्जी जब रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी तो वो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है एनर्जी पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी होती है एनर्जी पर मोल, तो एंथैल्पी क्या होती है आपकी वहाँ पर, पॉजिटिव होती है। और वो पॉजिटिव क्यों आती है, क्योंकि एंथैल्पी हम निकालते हैं, बिकॉज एंथैल्पी इज इक्वल्स टू होता है किसके, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखो प्रोडक्ट की जो एनर्जी पर मोल है ना, तो यहाँ पे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की ज़्यादा है, यानी कि बड़ी वाली टर्म ज़्यादा है, EP माइनस ER करोगे, तो यहाँ से आप देखो EP ज़्यादा है ही, EP ऑलरेडी क्या है आपका, ज़्यादा है किससे, ER से। तो जब बड़ा टर्म में से छोटी घटाएंगे, सो डेल्टा H कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, यानी कि एंथैल्पी भी क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव होगी। ये थी एनर्जी की बात। ठीक है, अब एक और केस बनता है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो, उसकी एनर्जी क्या हो, रिएक्टेंट से कम हो जाए। ठीक है, एक और केस बनता है, उसको मैं इधर कर देती हूँ डिस्कस। यहाँ पे देखो, इधर ले लीजिए अपनी एनर्जी, इधर ले लीजिए अपना
रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से बना लीजिएगा आप, एक समझ में आ गया आप तो इजी रह जाएगा। ठीक है, इतनी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलरेडी है। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है यहाँ पर ए, इसकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी है। एक मिनट में बना लेती हूँ, ये करेंगे तो टाइम जा रहा है। चलिए अब देखते हैं, मैंने ये बना दिया एनर्जी। यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ई आर ऑलरेडी थी, हमने ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करवाना है तो हमने क्या दिया इसको एक्स्ट्रा ई ए भी दी एनर्जी। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ से क्या हुआ, आसान हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उतरना बहुत आसान होता है। ठीक है, ढलान पे आप जा रहे हो, चढ़ते समय टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन उतरते समय एकदम लपटते हुए आ जाओगे। ठीक है, सेम वही है, यहाँ से चढ़ते समय आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ से उतरते समय ईजी होगा। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया यानी कि ईपी हो गया। यहाँ पे देखिए ईपी की एनर्जी क्या है आपकी, कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूँकि ऐसे मत देखिए, ईपी क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, ईपी क्या हो रहा है आपका, लेस हो रहा है किससे, ए आर से। सो ये कैसा प्रोसेस है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास 10 थी या 20 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपने 30 या 40 जो भी एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, उसके बाद अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, 10, यानी कि इसने क्या किया, लौटा दिया। आपकी 10 है यानी कि 40 एनर्जी जो है आपकी वो आपको वापस मिल गई, इसने वापस दे दिया। कंज्यूम कुछ नहीं किया, इसने कंज्यूम तो किया ही नहीं स्टेबल की, और लौटा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है और हमने जो एक्स्ट्रा दी थी वो कहाँ जाएगी, आपको पता होगा। एनर्जी तो क्या होती है, ना डिस्ट्रॉयड होती है ना ही क्या कर सकते हैं उसे हम डेवलप कर सकते हैं। वो क्या होती है बस वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ से क्या हुआ था, हमने 50 दी है यहाँ से, और ये हो गया है मान लीजिए 10, तो 40 जूल एनर्जी कहाँ गई, वो 40 जूल एनर्जी आपको बाहर मिल गई है, यानी कि उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, माइनस। और वो माइनस क्यों होती है, अब आप समझ गए होंगे क्योंकि माइनस क्यों होती है, क्योंकि डेल्टा एच बराबर किसके होता है, डेल्टा एच पी, यानी कि एंथैल्पी पर वो होती है एनर्जी पर मोल। एंथैल्पी, डेल्टा एच क्या है आपका एंथैल्पी, और एंथैल्पी होती है एनर्जी पर मोल। और ये क्या होता है आपका डेल्टा पी माइनस, यानी कि ईपी भी कर सकते हो, डेल्टा एच आर के। और यहाँ पर देखो ईपी क्या है, यानी कि ईपी भी कर सकते हो, ईपी माइनस ई आर कर सकते हो। अब ईपी क्या है, यहाँ पे छोटा है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो क्या होगा, माइनस का आएगा। जैसे ही माइनस का आया क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे बोलते ये होती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी। ठीक है, ये होती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये होती है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास खुद की भी एनर्जी होती है कुछ। ठीक है, कुछ हम उसे एक्स्ट्रा देते हैं ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी दी है सो दैट वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या होती है आपकी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस पर क्या हो उतनी एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये हमारी कोलिजन थ्योरी भी इसी के साथ खत्म होती है। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।